एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी और इनके 2 बच्चे रहते थे। पति का नाम शंभू था और पत्नी का नाम माधुरी था। शंभू पेशे से एक लकड़हारा था और वो बहुत मेहनत से जंगलों से लकड़ी काट कर लाता था। जो कुछ भी शंभू कमाता उसी में माधुरी किसी तरह से घर चलाती थी। गरीब होने के बाद भी उन सब में आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन माधुरी सवेरे सवेरे शंभू से कहती है, ये लीजिए, आपके लिए मैंने रोटी और प्याज बांध दिया है। इसे अपने साथ जंगल ले जाना और लकड़ी काटने के बाद जब भूख लगे तो खा लेना। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो माधुरी। अरे ये भी कोई बात हुई भला? आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है आपका ख्याल रखना। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ उनके दोनों बच्चे आ जाते हैं। पिताजी, हमारी परीक्षा नजदीक है, हमें कुछ किताबें चाहिए, आप दिलवा देंगे ना? अपने बड़े बेटे मोहन की ये बात सुनकर माधुरी और शंभू दोनों चिंता में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं दिला दूंगा, अभी तुम जाकर पढ़ाई करो। शंभू अपने बेटे को बहलाने के लिए बोल देता है, मगर माधुरी उसे रोककर कहती है, नहीं बेटा, हम नई किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तुम अपने किसी दोस्त की किताब से पढ़ लो ना। अच्छा ठीक है माँ, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लूंगा और देखेगा इस साल भी परीक्षा में मैं अव्वल ही आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, वरना देर हो जाएगी। फिर दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शंभू अपनी पत्नी से कहता है, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं ना माधुरी, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते। जी वो तो है। अच्छा अब आप जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। फिर शंभू जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल पहुंचकर वो खुद से कहता है, आज तो खूब मेहनत करूंगा, मैं दुगनी चौगनी मेहनत करूंगा और खूब लकड़ियां काट कर घर ले जाऊंगा। शाम तक शंभू खूब मेहनत करता है और लकड़ियां काट कर घर ले जाता है। अरे आप आ गए, आज तो बहुत देर से आए हो आप। हाँ माधुरी, आज बहुत काम किया है, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी अभी लगाती हूँ। शंभू इतना थका हुआ था कि आज उसने 2 रोटी ज्यादा ही खाई। खाना खाने के बाद शंभू अपनी पत्नी से बोला, आज तो बहुत ठंड है माधुरी, ऐसे में रात कैसे कटेगी? क्या करूँ मैं, घर में तो बस एक ही कंबल है जो कि बहुत पुराना है, जगह जगह से फटा हुआ है, इसमें ठंड भला कहाँ रुकेगी। तो एक काम करो, इस कंबल को बच्चों को दे दो, मैं तो बगैर कंबल के ही सो जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, हम सब एक ही कंबल में सो जाएंगे। हाँ माँ, इसमें तुम अपनी साड़ी भी जोड़ दो, फिर ठंड नहीं लगेगी। हाँ ये अच्छा रहेगा। माधुरी कंबल में किसी तरह साड़ी लपेट देती है। सब लोग उसे ही ओढ़ लेते हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए कंबल छोटा पड़ रहा था। जैसे तैसे रात कट जाती है। अगले दिन सुबह माधुरी शंभू से कहती है, सुनिए जी, आपने देखा ना, कल रात सोने में कितनी दिक्कत हुई और ये तो रोज की कहानी है, हमें एक नया कंबल लेना ही पड़ेगा। लेना तो पड़ेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप पर बहुत भार पड़ रहा है, मगर क्या बताऊँ। नहीं माधुरी, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं आज शहर जा रहा हूँ ना, लकड़ियाँ बेचकर अच्छे पैसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस बार मैंने बहुत लकड़ियाँ काटी हैं। मैं नया कंबल जरूर खरीदूंगा। उसके बाद शंभू लकड़ी अपनी पीठ पर उठाकर बाजार की ओर चल देता है। माधुरी घर के बाहर खड़े खड़े उसे देखती रहती है। माधुरी के मन में दया का भाव जाग रहा था, क्योंकि उसके पति को अकेले इतना बोझ जो उठाना पड़ रहा था। जब शंभू उसकी नजरों से ओझल हो गया, तब वो भी वापस काम करने चली गई। आज तो बाजार में बहुत लोग आए हैं, लगता है कि सारी की सारी लकड़ियाँ बिक जाएगी। शंभू फटाफट से अपनी लकड़ियाँ जमीन पर रख देता है और ग्राहक ढूंढने लगता है। वाकई में आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी सारी लकड़ियाँ देखते ही देखते बिक गई। उसे आज अच्छी कीमत मिल गई थी। आज तो फिर से अंधेरा हो गया है, अब घर पहुँचते पहुँचते और भी देर हो जाएगी। लेकिन चलो, मुझे अच्छे पैसे तो मिल ही गए, अब घर में नया कंबल भी आ जाएगा। शंभू खुशी खुशी पैसे अपनी जेब में रख लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। सड़क एकदम सुनसान थी। आज बड़ा सन्नाटा है। हाँ, सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, इसीलिए सब अपने अपने घरों में कंबल तान कर लेटे होंगे। कल मैं भी बाजार जाऊंगा और नया कंबल लेकर आऊंगा।
नया कंबल देखकर माधुरी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। शंभू मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसके सामने कुछ आदमी आकर खड़े हो जाते हैं और वो शंभू से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, रुका तो जरा। शंभू ने घबराते हुए उन आदमियों से कहा, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? तूने आज बाजार में अपनी लकड़ियाँ बेची थी ना? जी हाँ, मैंने लकड़ी बेची थी, लेकिन आपको उससे क्या मतलब? मतलब है क्योंकि बाजार हमारे इलाके में आता है, तूने वहाँ बैठकर अपनी लकड़ियाँ बेची है, इसलिए उसमें हमारा भी हिस्सा लगेगा। हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दे और चलता बन यहाँ से। शंभू ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने इतनी मेहनत करके 4 पैसे कमाए थे और ये लोग उससे बिना किसी बात के पैसे मांग रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? भला बाजार भी किसी एक का होता है? अरे बाजार तो सभी का है ना, तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? और ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, आपने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। किसने कहा हम मेहनत नहीं करते? अरे तुम्हारे जैसे लोगों पर नजर रखना, फिर पीछा करना, फिर तुम्हें डराना धमकाना और जरूरत पड़े तो मार डालना, ये सब बहुत मेहनत का काम है मेरे भाई। उस आदमी ने इतना कहकर अपनी जेब से छुरी निकाल ली। शंभू ये देखकर बहुत डर गया। उसने आओ देखा न ताओ और भागने लगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि तीनों आदमी भी उसके पीछे भागने लगे और उसे धर दबोचा। शंभू उनके सामने बहुत कमजोर था। उन्होंने खींचातानी में शंभू पर छुरी से वार किए और उसके पैसे लेकर भाग गए। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। शंभू को गहरी चोट लग गई थी और खून ज्यादा बहने के कारण उसकी उसी वक्त मौत हो गई। आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी चीख पुकार सुन पाता। उधर माधुरी को बहुत चिंता हो रही थी। आज तो कितनी देर हो गई है उन्हें आने में, वो कभी भी इतनी देर नहीं करते, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माधुरी दरवाजे पर खड़ी परेशान हो रही थी कि तभी केशव और मोहन आकर उससे कहते हैं, क्या हुआ माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए क्या? अरे तुम दोनों तो सो गए थे ना बच्चों? सो तो गए थे, मगर अचानक से नींद खुल गई और आपको यहाँ खड़े देखा तो आ गए। बताओ ना माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, ना जाने कहाँ रह गए। माँ फिक्र मत करो, मैं और मोहन उन्हें ढूंढ कर आते हैं। हाँ माँ, आप यहीं रुको, हम आस पड़ोस के रास्तों में देख कर आते हैं। इतना कहकर मोहन और केशव अपने पिता को ढूंढने निकल गए। ठंड बहुत बढ़ गई थी और दोनों बच्चे सुनसान गलियों में अपने पिता को ढूंढ रहे थे। भैया, यहाँ तो पिताजी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों न हम उस रास्ते पर चलकर देखें जहाँ से वो रोज बाजार से घर आते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, चलो। दोनों भाई उसी जगह पहुँच गए जहाँ उनके पिता का मृत शरीर पड़ा था। अपने पिता को ऐसा बेजान देखकर दोनों भाई जोर जोर से रोने लगे। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। उठिए पिताजी, ये क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए ना। मोहन वही बैठा रोता रहा और केशव भागकर अपने घर गया और माधुरी को बुलाकर ले आया। माधुरी ने जैसे ही शंभू की यह हालत देखी, उसे तो चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ी। शोर सुनकर आस पड़ोस से भीड़ भी आ गई। सबको इस दृश्य को देखकर बहुत दुख हो रहा था। 2 नन्हे बच्चे अपने पिता के मृत शरीर के पास बिलक बिलक कर रो रहे थे और उनकी माँ बेहोश पड़ी थी। शंभू की मृत्यु हो जाने से माधुरी और उसके बच्चे एकदम अकेले पड़ गए थे। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधुरी अपने पति की याद में रो रही थी। मत रो माँ, मैं और मोहन आपके साथी हैं, सब अच्छा हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, अब तो सब खत्म हो गया है। घर कैसे चलेगा, सब कुछ कैसे संभलेगा? माँ, अब से मैं और भैया भी लकड़ी काटने जंगल जाएंगे और हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम रो मत। माधुरी को अपने इतने छोटे बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जीवन तो जीना ही था। अब दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि माधुरी के साथ में जंगल जाकर लकड़ियाँ कटवा कर लाते थे। घर में परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उन तीनों में इतना दम नहीं था कि ज्यादा लकड़ियाँ काट कर ला सके और अपना गुजारा कर सके। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। फिर माधुरी दोनों बच्चों को खाना लाकर देती है। केशव अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी खाओ ना। नहीं बेटा, मेरी इच्छा नहीं है, आज पेट में दर्द है। अजीब बात है माँ,
कल भी तुमने रात को खाना नहीं खाया था, ये कहकर के पेट भरा हुआ है। हाँ, अब आजकल पेट का कोई भरोसा नहीं रहा है, कभी भरा रहता है तो कभी दर्द रहता है। तुम दोनों खाओ, जब मेरा मन होगा तो मैं खा लूंगी। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। असल में माधुरी जानबूझकर खाना नहीं खा रही थी ताकि उसके बच्चे पेट भरकर खाना खा सके। उनके घर में इतना अनाज था ही नहीं कि माधुरी और दोनों बच्चे इकट्ठा खा सके, इसलिए माधुरी अब रोज एक समय का खाना नहीं खाती थी, इसलिए वो बहुत कमजोर हो रही थी। एक दिन माधुरी ने देखा कि आज बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है, इसलिए वो सोचने लगती है, अरे आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब क्या होगा। आज तो जंगल से लकड़ियाँ भी कट कर नहीं आई हैं, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। दोनों बच्चे सो रहे थे और माधुरी को यही सही मौका लगा जब वो आस पड़ोस में जाकर मदद मांग सकती थी। मीना दीदी के घर जाती हूँ, उनके भी तो 2 बच्चे हैं, वो मेरी परेशानी जरूर समझेंगी। माधुरी ये सोचकर अपनी पड़ोसन मीना के घर जाती है कि वो उसकी कुछ मदद जरूर करेगी, लेकिन मीना ने उसकी बात सुनते ही इनकार कर दिया। क्या मदद? अरे माधुरी, हम क्या कोई राजा महाराजा हैं जो दूसरों की मदद करते फिरेंगे। मेरे पति मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाकर घर में राशन आता है, और तुम चाहती हो कि मैं वो राशन तुम्हें मुफ्त में बांट दूं? नहीं, मुझे माफ करो। माधुरी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फिर से मीना से आग्रह किया, दीदी थोड़ी मदद कर दो, और मैं मुफ्त में नहीं मांग रही हूँ, उधार पे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगी। ये कोई अनाज भंडार है क्या जो मैं लोगों को उधार अनाज देती फिरूं? तू यहाँ से चली जा माधुरी, मुझसे बहस मत कर। इतना अपमानित होने के बाद तो माधुरी को मीना के घर से जाना ही था, लेकिन बिना अनाज लिए वो घर भी तो नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने आस पड़ोस के कुछ और दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला। यकीन नहीं हो रहा है, सारे गांव में से एक आदमी ने भी मेरी मदद नहीं की, अब क्या होगा। माधुरी हार मानकर गांव के एक बड़े सेठ के घर गई। वो जानती थी कि सेठ बिना फायदे के तो किसी को अपने आंगन में खड़े होकर सांस भी नहीं लेने देता, तो फिर मुफ्त का अनाज तो क्या ही देगा। लेकिन माधुरी के पास यही एक आखिरी रास्ता बचा था, इसलिए वो सेठ के घर चली जाती है। नमस्ते सेठ जी। अरे माधुरी, आओ, बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी। थोड़ा अनाज चाहिए था सेठ जी, घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं जल्दी लकड़ियाँ काट कर आपको अनाज की कीमत दे जाऊंगी। ठीक है, ला, लेकिन अनाज मैं तुम्हें मुफ्त दूंगा, उधारी पर नहीं। बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। जी मुझे मंजूर है सेठ जी। तो ठीक है, तुम्हें मेरे पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी और कपड़े धोने होंगे, उसके बाद तुम अनाज लेके जा सकती हो। काम सुनते ही माधुरी समझ गई कि आज तो उसकी कमर टूटने वाली है, लेकिन अब यही आखिरी रास्ता था अपने घर खाली हाथ न लौटने का। तो माधुरी काम करने में लग गई। बहुत देर की मेहनत मशक्कत के बाद सारा काम खत्म हुआ और माधुरी एक झोला अनाज लेकर अपने घर लौटी। उसने अपने बच्चों के लिए बड़े प्यार से खाना बनाया और खुद भी खाया। माँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ, और तुम साथ बैठकर खा रही हो तो और भी अच्छा लग रहा है माँ। माधुरी को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। अब उसने तय कर लिया था कि वो रोज सेठ के घर जाकर काम करेगी और अपने बच्चों को पालेगी, लेकिन असल में उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो अंदर से कितनी कमजोर होती जा रही थी। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी और माधुरी के घर में वही फटा पुराना कंबल था। एक रात उसके बच्चे और वो ठंड से कांप रहे थे। माँ, इस कंबल से तो ठंड रुक ही नहीं रही है। हाँ माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ बच्चों, ठंड तो मुझे भी लग रही है, आज बहुत ठंड है, ऐसे कैसे दांत कटेगी। माँ, तुम सेठ के घर रोज काम करने जाती हो, उसके बदले वो तुम्हें अनाज देता है। आज तुम उनसे अनाज मत लाना, अनाज के बदले कंबल मांग कर ले आना। माधुरी को मोहन का ये विचार अच्छा लगता है, इसलिए वो सीधा सेठ के घर पहुंच जाती है। बताओ माधुरी, इतनी रात में कैसे आना हुआ। सेठ जी, आपके पास कोई पुराना कंबल हो तो मुझे दान कर दीजिए, मेरे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठीक है, कल ले जाना। एक काम करो, जरा घर की सफाई कर दो, सुबह मुझसे बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं। जी इस वक्त? अच्छा, तो काम करने में तुम्हें वक्त दिखाई देता है, लेकिन कभी भी मुंह उठाकर मेरे घर चीजें मांगने आ जाती हो, तब वक्त का पता नहीं रहता तुम्हें। माधुरी ये सुनकर चुप हो गई।
वो सेठ से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, इसलिए सर झुकाकर बोली, ठीक है सेठ जी, मैं काम कर देती हूँ, बस आप मुझे कंबल कल की जगह आज ही दे दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे बच्चे ठंड सह नहीं पा रहे हैं। माधुरी इतनी ठंड में काम करने लगती है, लेकिन उसका कमजोर शरीर ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देता और ठंड से वो बेहोश हो जाती है। सेठ को भी याद नहीं रहता कि उसने माधुरी को काम करने के लिए भेजा था, इसलिए वो आराम से अपना कंबल ओढ़कर सो जाता है। रात भर वही ठंड में पड़ी रहने की वजह से माधुरी की मौत हो जाती है। सुबह सुबह सेठ की नींद केशव और मोहन के रोने से खुलती है। माँ उठो, तुम्हें ये क्या हो गया? क्या तुम भी हमें पिताजी की तरह अकेला छोड़कर चली गई? उठ जाओ माँ, हमसे बात करो। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सेठ अपने सेवक से पूछता है तो उसे मालूम होता है कि ठंड के कारण माधुरी की मृत्यु हो गई है। फिर सेठ अपने कमरे से निकलकर बाहर आकर कहता है, यहाँ बैठकर ये रोना धोना मत करो, ये लोग तुम्हारी माँ को शमशान ले जा रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, वहीं जाकर रोना। सेठ बड़ी क्रूरता से बच्चों को भगा देता है। अब माधुरी के मरने के बाद दोनों बच्चे इस दुनिया में अकेले पड़ गए थे। उनके हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे थे। एक दिन मोहन को बहुत तेज बुखार हो गया। भैया, सारे बदन में दर्द हो रहा है और बहुत ठंड लग रही है। इस कंबल से ठंड नहीं रुक रही है, कुछ करो। मैं क्या करूं मोहन, घर में दवा लाने के लिए भी 1 रुपए नहीं है और कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं है जिसे उड़ाकर मैं तुम्हारी ठंड दूर कर सकूं। माँ और पिताजी हमें ऐसे अकेला बेसहारा छोड़कर क्यों चले गए भैया? इससे अच्छा तो हम भी उनके पास चले जाएं। केशव को मोहन की ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं करते मेरे भाई, मैं हूँ ना तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर केशव जोश में सीधा सेठ के घर चला जाता है और अभी तक जो काम माधुरी कर रही थी वो केशव करने लगता है। अनाज के बजाय आज सेठ से थोड़े से पैसे लेकर केशव बाजार जाकर कुछ खाने का सामान और दवा लेकर आता है। आप आ गए भैया? हाँ मोहन, ये ले, कुछ खाकर दवा खा ले और चिंता मत करना, हम जल्दी ही कंबल ले आएंगे। मगर कैसे भैया? मोहन के पूछने पर केशव उसे सच बता देता है। मोहन को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। उसकी तबीयत ठीक होने के बाद वो भी केशव के साथ सेठ के घर पर काम करने जाने लगता है। दोनों बच्चों की हालत देखने लायक हो गई थी और सेठ को उनसे भारी काम कराने में जरा भी दया नहीं आती थी। एक दिन दोनों भाई सेठ के घर में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी सेठ आ जाता है। अरे काम चोरों निकम्मो, यहाँ बैठकर बातें बना रहे हो? क्या काम तुम्हारा बाप करेगा? अगर आज तुमने कोई भी काम बिगाड़ा और सही से नहीं किया तो आज रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा तुम्हें। पता नहीं कैसे निकम्मों को रख लिया है मैंने काम पर। सेठ बड़बड़ाता ही जा रहा था और मासूम बच्चे चुपचाप उसकी सारी बात सुन रहे थे। तभी सेठ के घर में एक बहुत ही अमीर आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है। उसे देखकर सेठ भागकर उस अमीर आदमी के पास जाता है। आइए साहब, मेरे करीब खाने में आपका स्वागत है। आपने क्यों तकलीफ की साहब जी? मुझे बताते मैं शहर आ जाता। क्यों? हमने गांव में गौशाला के निर्माण के लिए जो पैसे दान दिए हैं उसका तुम सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, ये पता करने तो हमें खुद ही आना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर गौशाला बनने वाली है। सेठ दोनों को जल्दी से ले जाना चाह रहा था, लेकिन तभी मेनका की नजर सफाई करते हुए केशव और मोहन पर पड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? इतने छोटे बच्चे तुम्हारे आंगन की गंदगी क्यों साफ कर रहे हैं? अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये सब क्या है? सेठ तो जैसे एक पत्ते की तरह कांपने लगा। असल में ये दोनों पति पत्नी शहर में रहते थे और गांव में कुछ भी काम करवाना होता था तो सेठ को ही बताते थे। इसी में सेठ भी थोड़ा बहुत कमाई कर लेता था और इसी सब को जोड़ जोड़ कर आज उसने गांव में अपनी झूठी शान बना रखी थी। जी वो साहब, ये लड़के काम मांगने आए थे, मैंने तो दया भाव से इन्हें काम दिया। काम मांगने? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? इतने छोटे बच्चों को भला कोई काम पर रखता है? बच्चों इधर आओ। मेनका के बुलाने पर केशव और मोहन आ गए। दोनों बहुत घबराए हुए थे। डरो मत बच्चों, मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो? जी हमारे माता पिता दोनों मर गए और हमें काम के बदले अनाज मिलता है,
और कभी कभी पैसे भी, इसलिए हम यहाँ पे काम करने आते हैं। केशव की बात सुनकर मेनका और दिनेश बहुत भावुक हो जाते हैं। बच्चों, अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा, ठीक है? दिनेश की बात सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, जाओ जल्दी से अपने हाथ मुंह धोकर साफ कर लो और फिर हम सब खाना खाएंगे। मेनका के कहने पर केशव और मोहन हाथ मुंह धोकर उनके साथ जाते हैं। दिनेश और मेनका उन्हें आज भरपेट खाना खिलाते हैं। दोनों भाइयों ने आज बड़े दिन के बाद अच्छा खाना खाया था। फिर दिनेश उन्हें उनके घर छोड़ देता है, लेकिन मेनका के मन में अभी भी कुछ परेशानी थी। क्या हुआ मेनका, तुम इतनी परेशान क्यों? मैं सोच रही थी कि ये बच्चे इतने छोटे हैं, ये अकेले अपना गुजारा कैसे करेंगे। आज तो हमने इन्हें बचा लिया, लेकिन हम यहाँ रोज थोड़ी ना आ पाएंगे। अगर फिर इन्हें काम करना पड़ा या किसी ने इनका फायदा उठाया तो? इस बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ मेनका। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो ना। क्यों ना हम इन बच्चों को गोद ले लें? हमारी अपनी कोई संतान नहीं है, शायद ईश्वर ने ही इन्हें हमसे मिलवाया है। दिनेश मेनका की बात सुनकर बहुत अचंभित और खुश होता है। मैं भी यही चाहता था मेनका, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। क्या सच? तो हम इन्हें गोद ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। दिनेश और मेनका ने मन बना लिया था कि वो अब केशव और मोहन को गोद लेंगे। पहले वो कुछ दिन गांव में ही रुके और दोनों बच्चों से रोज मिलने लगे। बच्चों को भी बहुत दिनों बाद प्यार मिला था, इसलिए उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक हफ्ते के बाद मेनका ने केशव और मोहन से पूछा, बच्चों क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? आपके घर? वो तो बहुत बड़ा होगा ना। हाँ, पर जब तुम वहाँ चलोगे तो वो तुम्हारा घर हो जाएगा। क्या सच में? भैया चलो ना, चलते हैं, मुझे भी बड़े घर जाना है। मतलब तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? हाँ, आप इतनी अच्छी जो हो। हाँ, मैं भी चलूंगा। मेनका और दिनेश ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि बच्चे उनके साथ जाने को तैयार हो गए थे। फिर क्या था, उन्होंने दोनों बच्चों को गोद ले लिया और उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।